हेलो बच्चों। तो आज मैं नेक्स्ट वीडियो अपना शुरू करने जा रहा हूँ। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था भाई, यहाँ पे ये जो डायमेंशंस थी इनके हमने यूजेस देखे थे। तो लास्ट वाला हमने फॉर्मूला जो किया था टू डिराइव द न्यू फिजिकल फॉर्मूला, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया था। हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर वाला। तो इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं डायमेंशंस के बाद। जो हमारा नेक्स्ट मेन पार्ट आता है सेकेंड चैप्टर का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में, वो है हमारा एरर्स इन मेजरमेंट। तो बेसिकली एरर्स हमारे क्या होते हैं? तो एरर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जब भी कोई हम मेजरमेंट लेते हैं फिजिक्स में या किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, जैसे हमने लेंथ मेजर की है या फिर भाई मास निकाला है या टाइम हम मेजर करते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज रहती हैं। तो उन्हीं अनसर्टेनिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई कोई डिस्टेंस है हमारे पास, बिल्कुल एग्जैक्ट, तो वो कई बार या मैक्सिमम टाइम्स हम लोग कह सकते हैं कि हम बिल्कुल उसको इतनी प्रिसाइसली या इतनी एक्यूरेटली नहीं नाप पाते हैं। तो हर मेजरमेंट में कहीं ना कुछ एरर आने की संभावना होती है। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग दो टर्म्स हमारे और हैं। एक तो होता है एक्यूरेसी, एक होता है प्रिसिशन। इन पे भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, तो ये क्या होती है। तो एक्यूरेसी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भाई जैसे एक बार इसको रीड करते हैं। तो द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। सपोज करिए कि भाई कोई हमने टेबल ली, उसकी जो एग्जैक्ट लेंथ है हमारी, वो हमने नाप ली भाई, कि वो एक तरीके से कह सकते हैं कि 90.42 सेंटीमीटर्स है। ठीक है। बट जब भी हम उसको नापेंगे, ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हम जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो 90.42 सेंटीमीटर के कितना नजदीक है। हो सकता है कि 2-4 मिलीमीटर हमारा कम भी हम मेजर कर सकते हैं, या 2-4 मिलीमीटर हम ज्यादा भी मेजर कर सकते हैं। तो वो जो 3 और 4 मिलीमीटर का जो डिफरेंस है, वो हमारा क्या कहलाता है? एक्यूरेसी टुवर्ड्स एक्चुअल मेजरमेंट। ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म है हमारा प्रिसिशन का। प्रिसिशन बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं, तो प्रिसिशन मैं आपको थोड़े से सिंपल वर्ड्स में बताना चाहता हूँ कि किसी टेबल की हमने लेंथ नापी है, तो 1 सेंटीमीटर प्रिसीशन तक नापी है। मतलब उसका जो लास्ट सेंटीमीटर है उसमें थोड़ी सी भाई जो मेजरमेंट है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, या प्रिसीशन हम 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी तक नापते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम मिलीमीटर तक के प्रिसीशन में, मतलब हम और ज्यादा एग्जैक्टली उसको नाप पा रहे हैं। तो प्रिसीशन एक तरीके से रिजोल्यूशन या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन से रिलेटेड होता है कि कितना हम किसी भी चीज को क्लोजली ये मॉनिटर कर पा रहे हैं, और कितनी हम उसको कम से कम डिस्टेंस तक उसको मेजर कर पा रहे हैं। तो जितनी कम डिस्टेंस तक हम मेजर कर पाएंगे, उतना ही वो ज्यादा प्रिसीशन हमारा कहलाता है। ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं कि भाई जो एरर्स होते हैं हमारे साइंस में या फिजिक्स में, तो इनको जनरली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं हमारे सिस्टमैटिक एरर्स, और दूसरे होते हैं हमारे रैंडम एरर्स। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं सिस्टमैटिक एरर्स। तो ये एरर्स बेसिकली हमारे क्या होते हैं कि भाई हम लोग कभी भी कोई भी मेजरमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम डिस्टेंस नाप रहे हैं, एक मेजरिंग टेप है हमारे पास, या रोड की लेंथ नापी जा रही है हाईवे कंस्ट्रक्शन के दौरान, या हम कोई एंगल मेजर कर रहे हैं, तो कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर्स इनमें होते हैं, कुछ इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होता है, और कुछ हमारे पर्सनल एरर्स होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि भाई सपोज करिए कि हमारे पास एक 1 मीटर की स्केल है, लेकिन उसकी वास्तविक जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर ना हो के वो 99 सेंटीमीटर या 99.9 सेंटीमीटर ही है। तो इसका मतलब उसमें कुछ ऑलरेडी एरर है इंस्ट्रूमेंटल। तो जब भी हम कोई उसे डिस्टेंसेस नापेंगे, 10 बार अगर उसमें नापेंगे, तो 10 बार उसमें सिमिलर एरर आ जाएगा हमारा। ठीक है। तो सिमिलर टाइप का एरर हमारा रिपीट होता जाएगा, और वो लास्ट में टोटल लेंथ में हमारा कंबाइन हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल एरर।
सिमिलरली हमारे इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर या पर्सनल एरर्स, जैसे हमने देखा कि भाई एक एजुकेटेड या हमने देखा कि इंजीनियर या कोई हमारा स्किल्ड पर्सन है या इंजीनियर है कोई, तो वो तो टेप जब भी पकड़ेगा तो वो टाइट करके पकड़ेगा, लेकिन कोई अनट्रेन्ड पर्सन है तो वो टेप को अगर लूज कर देता है तो उसमें टेप में सैगिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब वो जो लेंथ मेजर करेगा वो एक्चुअल लेंथ से कुछ डिफर आएगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्शन या फिर पर्सनल एरर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स हमारे बेसिकली क्या होते हैं, ये हम लोग कह सकते हैं कि ये रैंडमली हमारे अराइज होते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा है कि भाई आप लोग जैसे कोई मेजरमेंट ले रहे हैं एक स्केल से, भाई एक स्केल देखी, दो देखी, तीन देखी, चार देखी, हमने चार पांच बार लेंथ नाप लिया, फिर पता लगा हम बीच में भूल गए, और भूल गए वो हमारा मिसकंसेप्शन हो गया, उसकी वजह से एरर आने की संभावना है। इसी तरीके से हमने देखा कि कई बार कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं, ऐड करते हैं कैलकुलेटर से, तो अगर हमारे पास 15 वैल्यूज हैं, सबको हम ऐड करते जा रहे हैं, फिर हम कई बार मिस कंसेप्ट हो जाता है कि मैंने ये वैल्यू ऐड कर ली या नहीं कर ली, वहाँ कंफ्यूजन आ जाता है। तो इस टाइप के जो एरर्स कहलाते हैं वो हमारे रैंडम एरर्स कहलाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि दोज एरर्स विच अकर irregularly and hence are random with respect to size and sign and size. They can arise due to random and unpredictable fluctuations in experimental conditions. Right? तो ये हुए हमारे एरर्स के बारे में। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा लीस्ट काउंट। तो बच्चों लीस्ट काउंट हमारा क्या होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे आपने स्क्रू गेज के बारे में सुना है, आपने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में सुना है, तो एक वर्नियर कैलिपर जो होता है उसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.1 मिलीमीटर होती है, मतलब वो 1 मिलीमीटर का 10वां भाग तक नाप सकता है। इसी तरीके से एक जो स्क्रू गोज होता है वो 1 मिलीमीटर का 1/100वां भाग, मतलब 1/100 टाइम्स ऑफ मिलीमीटर वो मेजर कर सकता है एक्यूरेटली। तो इसी को हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो लीस्ट काउंट को अगर एग्जैक्टली हम डिफाइन करेंगे तो वो कैसे करेंगे, द स्मॉलेस्ट वैल्यू that can be measured by an instrument is called least count. All readings or measured values are good only up to this value. तो लीस्ट काउंट निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो द साइज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है। सो दिस टर्म इज मोस्टली यूज्ड फॉर वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज एंड स्पेरोमीटर, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग चलते हैं, अब देखने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि सपोज हमारे पास भाई कोई भी अगर एरर वाली क्वांटिटीज हैं, दो क्वांटिटीज हैं, सपोज करिए कि भाई हमने एक टेबल का लेंथ नापा और हमने उसका ब्रेड्थ नापा। तो अब ये जो लेंथ और ब्रेड्थ हैं इनको हमें जोड़ना भी पड़ सकता है, मतलब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, या हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है, या हमें मल्टीप्लाई करके एरिया भी निकालना पड़ सकता है, या हमें डिवीजन में भी कोई चीजें हमें यूज करनी पड़ सकती हैं। तो हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर्स की जो क्वांटिटीज है या हम एरर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं एरर्स इन एडिशन। तो बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं, तो सपोज मैंने यहाँ पे एक मेजरमेंट लिया है a प्लस माइनस डेल्टा ए, तो a हमारी कहलाती है एब्सोल्यूट वैल्यू, जबकि डेल्टा ए हमारा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा, ठीक है। तो सपोज करो कि a प्लस माइनस डेल्टा ए हमारी लेंथ हो गई और b प्लस माइनस डेल्टा बी हमारी ब्रेड्थ हो गई। तो अगर मुझे इन दोनों को सम करना है तो सम हम कैसे करेंगे, ये ध्यान रखना कि एब्सोल्यूट वैल्यूज को मींस ए और बी को हम ऐड कर देंगे अलग से, फिर आ जाएगा प्लस माइनस, और एब्सोल्यूट एरर्स को भी हम ऐड करेंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी कर देंगे। तो इस तरीके से अगर हमें दो वैल्यूज दी हुई हैं विद एरर लिमिट्स, तो हम टोटल सम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे सब्ट्रैक्शन में हम देखेंगे, जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे भाई, एब्सोल्यूट वैल्यूज को तो हम माइनस करेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट एरर्स को हम एड अप ही करेंगे।
और एरर्स को हमेशा हम प्लस माइनस के साथ लिखते हैं। तो आपको यहाँ से ये पता लग गया कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, एरर वाले पार्ट को। ठीक है, फिर बात आती है भाई एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वैल्यू a plus minus delta a and b plus minus delta b, let the product is x plus minus delta x। हमने माना कि भाई दोनों जो वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करके जो हमें मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा x प्लस माइनस डेल्टा x है। तो यहाँ पे x हम कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू होता है a इंटू बी, मतलब दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें x मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है जो एब्सोल्यूट एरर है फाइनल, उसको हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, या फिर डेल्टा x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू एक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डेल्टा x की वैल्यू। तो डेल्टा x भी हम कैलकुलेट कर लेंगे और x भी कैलकुलेट कर लेंगे और फाइनल रिजल्ट में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सिमिलरली हम लोग देखते हैं भाई डिवीजन, एरर्स इन डिवीजन। इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ द टू क्वांटिटीज e plus minus delta a and b plus minus delta b, let the quotient is y plus minus delta y। हमने माना कि भाई जो हमारा डिवीजन का रिजल्ट है वो y प्लस माइनस डेल्टा y है। तो y हम कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। तो a डिवाइडेड बाई b आ गया हमारा y। इसी तरीके से डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और यहाँ से आ गया डेल्टा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू वाई। तो ये आ जाएगा हमारा डेल्टा वाई मीन्स एब्सोल्यूट एरर इन द रिजल्टेंट या इन द डिवीजन। ठीक है, डेल्टा वाई भी आ गया, तो वाई और डेल्टा वाई मिल जाएगा, तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं भाई एरर्स इन क्वांटिटीज रेज टू सम पावर्स। अगर हमारे पास ऐसी कोई क्वांटिटी होती है जो मोर देन वन या टू क्वांटिटी से ज़्यादा होती है, तो हमने देखा कि z एक हमारी क्वांटिटी है, या डिफरेंट फिजिक्स में फॉर्मूले होते हैं उनमें ऐसा हमें देखने को मिलता है कि z इज इक्वल टू है a टू द पावर p, b टू द पावर q एंड अपॉन में है c टू द पावर r। तो ऐसे में हम एरर कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा भाई देखिए डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू जो भी पावर होती है, तो ये जो क्वांटिटी है a, ये उतने टाइम से हमारा एरर यहाँ कंट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि इसके पावर p है तो इसका एरर p टाइम्स हो जाएगा, p इंटू डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा, प्लस और इसकी पावर q है तो ये q इंटू डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी पावर माइनस में हो जाएगी ऊपर जाके, क्योंकि एरर्स आर ऑलवेज एडेड। तो ये जो कंट्रीब्यूट करेगा एरर्स में वो हो जाएगा आर इंटू डेल्टा सी बाई सी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं डेल्टा जेड अपॉन जेड की वैल्यू। ठीक है, और अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो हम इसमें इंटू 100 कर देंगे। तो अगर लेफ्ट में इंटू 100 करेंगे तो राइट में भी सभी में इंटू 100 हम कर देंगे। तो वो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 क्या कहलाता है, परसेंटेज एरर कहलाता है, जबकि डेल्टा जेड हमारा एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नाउ दिस इज 16th वन, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो ये हम कैसे निकालेंगे, लेट अस सपोज द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन सेवरल मेजरमेंट्स आर a1 a2 a3 an। तो हमने देखा कि भाई किसी एक्सपेरिमेंट में या किसी मेजरमेंट में जो हमारी डिफरेंट वैल्यूज हैं वो है a1 a2 a3 an सो ऑन। दस इन दिस केस अरिथमेटिक मीन, तो मीन हमारा कितना हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई सभी वैल्यूज को हम ऐड अप कर देंगे और नंबर ऑफ वैल्यूज से, नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर दिया n से, तो ये आ गया हमारा मीन। ठीक है, तो ए मीन हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ ए आई अपॉन एन। तो मीन तो भाई हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है, तो ये सिंपली अरिथमेटिक मीन हमारा कहलाता है। तो दिस इज द मीन वैल्यू।
अब मीन एब्सोल्यूट एरर की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई पहली वाली वैल्यू में जो एरर होगा वो डेल्टा A1 हो जाएगा इज इक्वल टू A1 माइनस मीन वैल्यू। इसी तरीके से जो दूसरा एरर होगा हमारा वो दूसरी वैल्यू में जो एरर होगा वो A2 माइनस मीन वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट क्वांटिटी हमारी AN जो है इसमें जो एरर होगा वो AN माइनस मीन वैल्यू कर देंगे। तो ये जो वैल्यूज आएंगे ये हमारे क्या कहलाएंगे, एब्सोल्यूट रिस्पेक्टिव एब्सोल्यूट एरर्स इन डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, तो द डेल्टा ए कैलकुलेटेड एबव में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारे वैल्यूज जो हैं डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 ये चाहे पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों, लेकिन जब इनका हम सम करेंगे तो सिर्फ हम इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं, यानी पॉजिटिव वैल्यूज ही इनकी ऐड करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखें या हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। ठीक है, अब हमने देखा रिलेटिव एरर क्या होता है कि भाई रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर दो नाम हैं इसके। तो इसको हम देखेंगे कि मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर तो भाई ये वाला है और मीन वैल्यू हमने पहले निकाली है, तो अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। एंड लास्ट इज परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर हम क्या करेंगे, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन आ गया, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इनटू 100, तो ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज एरर। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। नाउ अब हम देखने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे क्या होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं भाई। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम अगर आसान शब्दों में समझेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे ऐसे फिगर्स होते हैं जो किसी भी वैल्यू को एक तरीके से एश्योर करते हैं कि हाँ ये वैल्यू हमारी इतनी है, और जो कोई भी हमारा मेजरमेंट होता है वो इन्हीं वैल्यूज के ऊपर डिपेंड होता है, इन्हीं फिगर्स के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, इनके प्लेस चेंज होने से वैल्यू भी हमारी या मेजरमेंट भी हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम लोग बोल सकते हैं द रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जैसे हमने देखा कि भाई एक पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड 1.62 है, तो 1 और 6 तो हमारी रिलायबल डिजिट्स होती हैं क्योंकि इनकी वैल्यू में तो कोई चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन 2 जो है ये हमारा क्या कहलाएगा भाई, है ना, ये अनसर्टेन डिजिट होगी जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसमें एरर हो सकता है। तो वही यहाँ पे लिखा है द रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। तो दो हमारे पास रिलायबल डिजिट्स हैं 1 और 6, और 2 हमारी अनसर्टेन डिजिट है। तो इनको मिला के हमारी ये तीनों जो हैं ये क्या कहलाती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसके साथ ही इस वैल्यू में या इस मेजरमेंट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, so the digits 1 and 6 are reliable and certain while the digit 2 is uncertain। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रूल्स फॉर डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर एज एंड एज। ये कुछ हमारे रूल्स हैं, इनको हमें फॉलो करना होता है, ये आपको ध्यान रखने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए पहला है हमारा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी अगर हमारा मेजरमेंट होता है, कोई भी नंबर होता है, उसमें अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है तो वो जरूर सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, देन ऑल द zeros बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा 3005, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द zeros बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, 3 और 5 के बीच में दो जीरो है, आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज। अब यहाँ पे चाहे हम कोई पॉइंट भी लगा दें या नहीं लगा दें, तो मीन्स 3005 में चारों डिजिट्स हमारी क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 और 5 जो एक्सट्रीम नंबर्स हैं वो नॉन जीरो हैं, उनके बीच में दो जीरोज हैं, तो वो जीरोज भी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। नाउ
if the number is less than 1, the zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant. तो ये देखिए भाई, इन ये जैसे एक नंबर है, ये नंबर हमारा 1 से कम है, बट हमने लिखा 0.002308, द अंडरलाइन जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये रूल हमारा क्या कहता है कि इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल, मतलब डेसिमल के राइट में जो जीरोस हैं, ठीक है, पॉइंट, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और टू जो है फर्स्ट हमारा नॉन जीरो डिजिट हो गया है, तो इसके लेफ्ट में जो जीरोस हैं और डेसिमल के बाद वाले जो जीरोस हैं, ये हमारे नॉट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो इन ये जो जीरोस हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। और ये जीरो भी, पहला वाला जीरो भी, ये भी हमारा नॉन सिग्निफिकेंट है। इसको हम लगाएं भी तो भी वही बात है, नहीं लगाएं तो भी वही बात है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से इस क्वांटिटी में हमारे पास चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो है 2308, ठीक है। नाउ फोर्थ है हमारा द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई जैसे हमारे पास ये नंबर्स हैं 123 मीटर, 12300 सेंटीमीटर, या 123 मिलीमीटर, ये हो गया है। इन सभी में जो ट्रेलिंग जीरोस हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हैं। तो ये इनमें सभी में कितनी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? थ्री, हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनमें सभी में तीन तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आगे चलते हैं, द ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जैसे हम लोग कोई नंबर लेते हैं जिसमें डेसिमल लगा हुआ है, 3.500, और ये हो गया 0.06900, है फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इन नंबर्स में क्या होगा कि ये बाद वाले जो जीरोस होते हैं ये सिग्निफिकेंट में काउंट होते हैं। इसी तरीके से 6900, ये लास्ट वाले दो जीरोस भी हमारे सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। तो इनमें चार चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1, अगर कोई नंबर हमारा 1 से बड़ा है विदाउट एनी डेसिमल, द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो भाई अगर हमारा कोई नंबर है 3400, ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है 3400 विदाउट एनी डेसिमल, उसमें डेसिमल नहीं है, ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख भी लिया है कि भाई 123 123 00 और 123 000, तो जीरोस यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं होते। नेक्स्ट है हमारा, फॉर a number with a decimal the trailing zeros are significant। और हमने देखा कि भाई जब डेसिमल लग जाता है तो ट्रेलिंग जीरोस हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं, वो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था 3.500, और ये हो गया 0.06900। तो 6 से पहले वाले जीरोस तो हमारे नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन बाद वाले जो जीरोस हैं 9 के, वो हमारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में यहाँ पर हमने देखा, और हम अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, राउंडिंग ऑफ द सर्टेन अनसर्टेन डिजिट्स। तो अब देखिए हमने भाई अभी यहाँ पे पढ़ा था अनसर्टेन डिजिट, जो लास्ट वाली डिजिट होती है वो अनसर्टेन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि राउंडिंग ऑफ हम क्या करते हैं, जनरली आपको भी थोड़ा सा आइडिया होगा कि जब भी कोई नंबर हमारा 5 से बड़ा होता है, तो 5 या 5 से बड़ा, तो हम उसमें उससे पहले वाले डिजिट को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। या प्योरली हम 5 का तो पर्टिकुलरली अभी केस यहाँ पे देखेंगे, लेकिन 5 से कोई बड़ा नंबर है तो उससे पहले वाले नंबर हम बढ़ा देते हैं, और अगर 5 से छोटा नंबर है तो हम उस नंबर को ड्रॉप कर देते हैं। जैसे फर्स्ट रूल देखते हैं, द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 if the insignificant digit to be dropped is more than 5, and if left unchanged is left unchanged if the later is less than 5। तो हमने देखा 2.746, यहाँ पर जो अनसर्टेन डिजिट है वो 6 है, क्योंकि 6 5 से बड़ा है, तो इसीलिए हम
इसको ड्रॉप तो करेंगे, लेकिन इससे पहली वाली डिजिट में हम एक इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो जब ये नंबर 5 से बड़ा होता है तो हम एक डिजिट बढ़ा देते हैं, तो ये लिख दिया हमने 2.75 राउंड ऑफ करके। और जब ये 5 से छोटा होता है तो हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रॉप कर देंगे, ये नंबर आ जाएगा 2.74। तो ये तो उन नंबर्स की बात हुई जो 5 से बड़े हैं या 5 से छोटे हैं। अब बात आती है कि 5 अगर हो तो क्या करेंगे। If the preceding digit is even, the insignificant digit is simply dropped, and if it is odd, the preceding digit is raised by 1. तो अल्टीमेटली अब क्या है कि दोनों में 5 है, लेकिन हमें ये देखना है कि इनसे पहले वाली डिजिट अगर इवन है तो हम इसको 5 को ड्रॉप कर देते हैं एज इट इज, और अगर ऑड है तो उसमें हम एक बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हम 2.74 रख देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई भी नंबर होते हैं उनको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं मैथमेटिकली, या फिजिक्स में कोई भी कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर, इसकी थ्योरी हमारी यहीं तक है और ये कंप्लीट होती है। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल से भी अवेयर करा देता हूँ। तो इसमें जो ये देखिए डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं, मैं थोड़ा स्लो आपको शो कर रहा हूँ ताकि आप इनको होल्ड करके नोट डाउन कर सकें और अपने घर पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व भी कर सकें। तो आप ट्राई करिएगा इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। ठीक है, तो चलिए भाई ये देखिए, ये इससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, एरर्स के हैं या फिर इसके क्या नाम है डायमेंशंस के हैं, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उनको एक एक करके आप जरूर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये देखिए और भी ये 7th क्वेश्चन आ गया हमारा। ये आ गया भाई। ठीक है, ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ये हमारे डायमेंशंस के क्वेश्चंस आ गए हैं, एरर्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करें और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे भाई। अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे अपना। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर वीडियोस को देखते रहें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि जो आने वाले वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, लेट्स गो। तो ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। ओके।